नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक समास। तो समास को पढ़ने से पहले यदि आपने इससे पहले की वीडियोस व्याकरण की अगर नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर व्याकरण के सभी टॉपिक देख सकते हैं, क्योंकि क्रम से अगर किसी चीज़ को सीखा जाए तो वो बहुत अच्छे से हमें समझ में आती है। तो आज हम बात करेंगे समास के बारे में। और समास के बारे में शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को जल्दी से अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि समास जो हिंदी व्याकरण का एक विषय है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। साथ ही ये 9th क्लास के सिलेबस में भी है, हिंदी विषय के व्याकरण सिलेबस में है समास का टॉपिक, तो ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए तो आज शुरू करते हैं समास। तो देखिए, सबसे पहले समास क्या होता है। तो समास का सबसे पहले हम इसका अर्थ देखते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ, यानी इस शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है संक्षेप करना। संक्षेप करना अर्थात छोटा करना। तो देखिए, समास क्या करता है कि अगर दो शब्द हैं, उनके बीच कारक चिन्ह लगे हुए हैं, वो अपनी बात बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उनको संक्षेप करके एक समस्त पद बना देता है और बात समझा दी जाती है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक शब्द ले रही हूँ, जल की धारा। ठीक है, यहाँ पर मैंने शब्द लिए जल की धारा। अगर मैं इसको जल धारा बोलूँ तो बात तो यही है, सेम बात है। तो अब देखिए इसमें फ़र्क क्या है। यहाँ पर हमने इन शब्दों में ये जो कारक चिन्ह लगा हुआ है कि इसका लोप कर दिया और इसे एक पद बना दिया, यानी इन पदों को संक्षेप करके हमने एक पद बना दिया, और इसी को हम कहते हैं, संक्षेप करने को हम कहते हैं समास। ठीक है, तो समास में दो पद होते हैं। इसमें जो कुछ शब्द हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है। अब देखिए, ये जो जल शब्द है, जल शब्द, इसे कहा जाएगा पूर्व पद। पूर्व पद यानी पहले आने वाला शब्द। और ये जो धारा शब्द है, ये हो गया आपका उत्तर पद। इसे उत्तर पद भी कहते हैं और कई बार अंतिम पद भी बोल देते हैं। ये जो बीच में आपका की लगा हुआ है, ये तो आप जानते ही हैं कि ये कारक चिन्ह है, विभक्ति है। ठीक है, तो इसे परसर्ग भी बोलते हैं। तो समास में क्या होता है कि शब्दों के बीच से परसर्गों का हमें लोप करना है, यानी उन्हें हटाना है और फिर एक शब्द बनाना है। तो जो इसका परसर्ग का, की कारक चिन्ह का, कारक विभक्ति का लोप करके जो एक शब्द बना जलधारा, इसको, इस जलधारा को हम कहेंगे समस्त पद। ठीक है, समास करने के बाद जो ये शब्द बना, इसको हम कहते हैं समस्त पद। और ये समस्त पद कई बार ऐसे आता है एग्ज़ाम में, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इस तरह से आते हैं कि कभी कभी तो ये आपको पूरा दे दिया जाएगा कि जल की धारा, इसका समस्त पद बताओ, तो आपको बताना जलधारा। ठीक है, कई बार ऐसे आ जाता है कि जलधारा शब्द दे देंगे और कहेंगे इसका विग्रह करके बताओ, तो ये हो जाएगा इसका विग्रह। इसको तोड़कर पूरे शब्दों में अपनी बात कहना, वो हो जाएगा जल की धारा। तो ये जो पूरा शब्द बनता है जल की धारा, ये होता है विग्रह, यानी समास का विग्रह करना, उसको तोड़ना। ठीक है, तो वो समस्त पद, ये विग्रह, आपका पूर्व पद और ये उत्तर पद। तो यहाँ तक मुझे लगता है सभी को समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के जो भेद होते हैं वो 6 भेद हैं।
सबके पहले नाम लिख लेते हैं, फिर बारी बारी से सबके बारे में देखेंगे। पहला हो गया आपका अव्ययी भाव समास, फिर तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। ये हो गए आपके समास के 6 भेदों के नाम। तो बारी बारी से हम इन सभी 6 भेदों के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं अव्ययी भाव समास की। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, अव्ययी भाव समास में इसके नाम के ही अंदर एक शब्द छुपा हुआ है, अवयव। ठीक है, अवयव यानी इस समास का सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, क्योंकि समास में 2 पद लिए जाते हैं, यानी 2 शब्द लिए जाते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अब दोनों में से कोई एक प्रधान होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अव्ययी भाव की। तो इसमें जो आपका प्रधान होगा, इसका पूर्व पद प्रधान होगा, यानी जो पहला शब्द है वो प्रधान है। ठीक है, और पूर्व पद के रूप में अवयव शब्दों का प्रयोग होगा। पूर्व पद के रूप में अवयव शब्दों का प्रयोग। जैसे कौन कौन से अवयव शब्द होते हैं, जैसे बात कर लेते हैं यथा, प्रति, भर, बे, हर, इस तरह के शब्द। ठीक है, और या फिर इसमें जो शब्द होगा आपका, जो एक पद होगा लेकिन उसको रिपीट किया जाएगा, यानी दोहराया जाएगा, यानी एक पद की पुनरावृत्ति। तो ऐसे जो समास होंगे, जो समस्त पद होंगे, वो सारे उदाहरण होंगे आपके अव्ययी भाव समास के। तो इसमें हम उदाहरण देख लेते हैं किस तरह के होते हैं। जैसे यथाशक्ति। अब देखिए, इसमें जो शब्द है वो एक है, शक्ति, लेकिन इसके आगे यथा हमने अवयव का प्रयोग किया है। और अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। उसी तरह से यथाविधि, विधि के अनुसार। यथोचित जैसे यथामति, मति के अनुसार। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। यानी ये जो यथा शब्द है, इसका जो हम अर्थ लेते हैं वो के अनुसार के तरह से लेते हैं। दूसरा जो उदाहरण देख लेते हैं, एक प्रतिदिन। प्रति शब्द यहाँ पर हर रोज़, हर दिन होने वाला, प्रत्येक दिन काम होने वाला, जो उसको यहाँ पर संबोधित करता है। जैसे प्रत्येक दिन, प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, यानी हर दिन या फिर हर रोज़ होने वाला काम प्रतिदिन। जैसे हम कोई उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि हमारे घर पे प्रतिदिन अखबार आता है। प्रतिदिन का मतलब क्या, हर रोज़ अखबार आता है, कोई भी दिन बीच में छूटता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अवयव, ये हो गया आपका शब्द।
एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे भर से ले लेते हैं हम उदाहरण, भर पेट। तो इसमें भर जो है वो आपका अवयव है, पेट आपका शब्द है, तो पेट भर कर। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण बन सकते हैं, जैसे हर घड़ी, बेखटके। बेखटके यानी किसी को बिना खटखटाए दरवाजे के अंदर चले जाना, बेखटके। ठीक है, उस तरह से एक और उदाहरण यहाँ पर, जैसे मैंने कहा था कि एक पद की पुनरावृत्ति होती है, तो उसमें कोई उदाहरण देख लेते हैं, गली गली। इस तरह से आपको शब्द मिल जाएंगे, समास मिल जाएगा गली गली। अब यहाँ पर देखिए शब्द तो एक ही है गली, लेकिन उसकी पुनरावृत्ति हुई है योजक चिन्ह के साथ, लेकिन इसका जो विग्रह बनेगा वो बनेगा प्रत्येक गली में। ठीक है, तो ये हो गया आपका अव्ययी भाव समास, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि पहला पद आपका अवयव होगा। अवयव जैसे कि यथा, प्रति, भर आदि, इस तरह के बहुत सारे अवयव हो सकते हैं। नी, कुछ उपसर्गों का भी यहाँ पर प्रयोग हो सकता है, और एक पद की पुनरावृत्ति भी इसमें हो सकती है। तो इस तरह के उदाहरण इसमें होंगे। उम्मीद है कि आप इस तरह से उदाहरण अगर आपको देखने को मिलता है एग्ज़ाम में, तो आप उसको समझ पाएंगे कि ये अव्ययी भाव समास है। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, वहाँ पर इस आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश की जाएगी। अगला समास हम बात कर लेते हैं दूसरे समास की, जिसका नाम है तत्पुरुष समास। तो देखिए इसकी क्या विशेषता है, इसमें क्या होगा, तत्पुरुष समास, इसमें जो है आपका उत्तर पद प्रधान होगा। ठीक है, यानी जो आपको समस्त पद मिलेगा उसका जो दूसरा शब्द होगा, उत्तर पद होगा, वो प्रधान होगा यानी बड़ा होगा। और दोनों पदों के बीच में कारक विभक्ति का प्रयोग होगा। कारक विभक्ति जैसे आप जानते हैं, का, की, में, पर, से, इस तरह की जो कारक विभक्ति हैं उनका प्रयोग होगा। यदि आप कारक चिन्ह और कारक विभक्तियों के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, इस पर भी एक डिटेल वीडियो आपको जल्द ही दे दी जाएगी। तो ये हो गया आपका तत्पुरुष समास, जिसमें उत्तर पद प्रधान है, दोनों पदों के बीच में कारक विभक्ति का प्रयोग होगा। और इसमें किस तरह के उदाहरण होते हैं वो देख लेते हैं एक बार। जैसे मरणासन, या फिर एक और उदाहरण लेते हैं जलधारा, जो शब्द हमने दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं जो हमने पहले भी लिया था अभी, जलधारा। उसी तरह से अगला उदाहरण ले लेते हैं रोग मुक्त। एक और ले लेते हैं धनहीन। राह खर्च। तो देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण मैंने लिख दिए हैं जो तत्पुरुष समास के उदाहरण होते हैं। इनका विग्रह कैसे करेंगे तो वो देखिए, विभक्ति कहाँ पर आएगी। यहाँ पर आपको सिर्फ दो पद दिखाई दे रहे हैं, इन दो पदों के बीच में कोई विभक्ति नहीं है, लेकिन जब हम इनका विग्रह करेंगे तो हमारे सामने कारक विभक्ति आएगी, और यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। तो मरणासन यानी मरण मतलब मृत्यु, आसन्न मतलब निकट। तो मरणासन यानी मरने के निकट। जलधारा, जल की धारा। रोग मुक्त, इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो आपका पूर्व पद है, उत्तर पद है, ये जो कारक विभक्ति लग रही है ना, ये आपके पूर्व पद और उत्तर पद के संबंध को दर्शाने के लिए लग रही है। ठीक है, तो रोग मुक्त यानी
रोग से मुक्त, यानी जो रोग से मुक्त हो जाए। उसी तरह से रोग पीड़ित भी शब्द हो सकता है, यानी जो रोग से पीड़ित है। धनहीन, धन से हीन, यानी जिसके पास धन नहीं है। उसी तरह से धनवान शब्द भी हो सकता है। राह खर्च, जैसे जेब खर्च होता है ना, जेब के लिए खर्च, वैसे ही राह खर्च यानी राह के लिए खर्च, अर्थात रास्ते के लिए जो खर्च के लिए आपने जो पैसे लिए हैं उनको राह खर्च कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए विभक्तियों का प्रयोग होगा यहाँ पर के, की, से, के लिए, अर्थात विभक्तियों का प्रयोग भी यहाँ पर पूर्व पद का उत्तर पद से संबंध दर्शाने हेतु आएगा और इसमें तत्पुरुष समास में उत्तर पद आपका प्रधान होगा। अब बात करते हैं अगले समास की, द्वंद्व समास की। देखिए द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे। ठीक है, दोनों पद इसके प्रधान होंगे, यानी दोनों का एक समान महत्व होगा, कोई भी पद दूसरे पद से छोटा या बड़ा नहीं होगा। आगे दोनों पदों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। जब हम समस्त पद करेंगे ना तो योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, और जब विग्रह करेंगे तो समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग होगा। आगे देखिए, अब इसके कुछ उदाहरण हम ले लेते हैं, उससे आप बेहतर समझ पाएंगे। देखिए उदाहरण में माता पिता, भाई बहन, खट्टा मीठा, ऊंचा नीचा। देख रहे हैं, इस तरह के शब्द होंगे, यानी जिनका एक जोड़ा बनता है, ऐसे शब्द। माता पिता दोनों का समान महत्व है, और जब इसका विग्रह करेंगे तो माता और पिता, यानी दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए, दोनों पदों को जोड़ने के लिए यहाँ पर एक योजक शब्द का प्रयोग किया जाएगा, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। भाई बहन, देखिए भाई और बहन। उसी तरह से खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा। आगे देखिए ऊंचा नीचा में ऊंचा और नीचा। ठीक है, तो ये हो गई आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व यानी दोनों में समान महत्व है, दोनों पदों का समान महत्व है, योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। लेकिन जब विग्रह करेंगे तो इस तरह से समुच्चय बोधक शब्दों का, इस और की जगह तथा शब्द भी आ सकता है, एवं शब्द भी आ सकता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि और भी आ सकता है, तथा भी आ सकता है, एवं भी, यानी जो ऐसा शब्द जो दोनों समान महत्व रखने वाले शब्दों को जोड़े। आइए अब बात करते हैं द्विगु समास की। आई थिंक ये नंबर 4 है। द्विगु समास। तो द्विगु समास की क्या विशेषताएं होने वाली हैं? द्वंद्व समास और द्विगु समास ये दो ऐसे समास हैं जिनको पहचानना सबसे ज़्यादा सरल है। तो इनमें बस एक छोटी सी बात याद रखना होता है कि द्वंद्व में दोनों पदों का समान महत्व होगा, और द्विगु में जो पूर्व पद होगा वो संख्यावाचक शब्द होगा। पूर्व पद यानी आपका संख्यावाचक पद होगा।
संख्यावाचक गिनती, जैसे मैथ की गिनती हम कहते हैं ना 1 2 3 4 5 6, इस तरह से एक संख्या शब्द होगा आपका पूर्व पद। अब देखिए समूह की ये बात करेगा, इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे चौराहा, तिरंगा और द्विपक्षी, उसी तरह से नवरत्न, इस तरह के जो शब्द हो गए ना। देखिए अब इसमें चौराहा, चौराहा में जो आपका एक तो ये पद हो गया राह और एक पद है आपका चो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो विग्रह होगा वो होगा 4 राहों का समूह। अब यहाँ पर आप 2 शब्द यूज़ कर सकते हैं, समूह शब्द भी प्रयोग में ला सकते हैं और समाहार भी लिखा जा सकता है, ठीक है। या तो आप इसे लिख सकते हैं 4 राहों का समूह, या आप लिख सकते हैं 4 राहों का समाहार, ठीक है। तो चौराहा हम किसको कहते हैं, जहाँ पर 4 रास्ते मिलते हैं, बीच में जो एरिया बनता है वो चौराहा कहलाता है। तो उसी तरह से तिरंगा, तिरंगा का विग्रह बताइए, 3 रंगों का समूह। चलिए आगे बात करते हैं द्विपक्षी, इसका विग्रह सोचिए क्या होगा, तो 2 पक्षों का समूह। उसी तरह से नवरत्न, नव संख्या है, रत्न आपका दूसरा पद उत्तर पद, यानी 9 रत्नों का समूह। ठीक है, तो ये हो गया आपका द्विगु समास, जिसमें एक जो पद है आपका पूर्व पद जो है वो संख्यावाचक शब्द होगा और इसे पहचानना बहुत सरल है। अब आगे बात करेंगे कर्मधारय समास की और बहुव्रीहि समास की। देखिए बात करते हैं कर्मधारय समास की। मैं यहाँ पर 2 ग्रुप बना देती हूँ। आपके जो 2 समास रहते हैं कर्मधारय और बहुव्रीहि, दोनों को एक साथ ही देखेंगे, इनमें क्या अंतर है, क्या इनके बारे में है, दोनों को साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जो कर्मधारय समास है इसकी विशेषता क्या है कि इसमें जो आपका पूर्व पद और उत्तर पद होगा वो विशेषण और विशेष्य का काम करेंगे, ठीक है। पूर्व पद व उत्तर पद विशेषण विशेष्य का संबंध दर्शाएंगे, ठीक है, का संबंध दर्शाएंगे। और जो बहुव्रीहि समास होता है इसकी क्या विशेषता है कि इसमें जो पूर्व पद व उत्तर पद मिलकर किसी अन्य पद की प्रधानता दर्शाएंगे, अन्य पद की प्रधानता दर्शाएंगे। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क क्या है। जो कर्मधारय समास है उसमें पूर्व पद और उत्तर पद विशेषण और विशेष्य का कार्य करेंगे, लेकिन जो बहुव्रीहि समास है उसमें पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर किसी तीसरे की बात करेंगे, किसी अन्य की बात करेंगे। इसके जो उदाहरण होते हैं कुछ कुछ एक जैसे से उदाहरण होते हैं, इसलिए बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है इसमें कि कौन सा आंसर होगा, कर्मधारय या बहुव्रीहि। तो अगर विशेषण और विशेष्य का संबंध हो रहा है विग्रह में तो कर्मधारय, और अगर किसी तीसरे पद की बात हो रही है तो बहुव्रीहि। कुछ उदाहरण हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे पहला ही उदाहरण मैं ले लेती हूँ, दोनों में आपको डिफरेंस बता दूंगी। लंबोदर मैं ले लेती हूँ यहाँ पर शब्द लंबोदर।
तो देखिए इसमें जो पहला पद है वो है लंबा और दूसरा पद है वो है उदर। यानी अगर मैं इसका विग्रह कर दूं लंबा उदर, उदर का अर्थ होता है पेट, ठीक है। लंबा उदर, अगर मैं बोलूं लंबा उदर तो ये जो लंबा शब्द है ये उदर की विशेषता हो गई, यानी लंबा शब्द हो गया आपका विशेषण और उदर शब्द हो गया आपका विशेष्य। तो इसमें इस विग्रह में विशेषण और विशेष्य का संबंध हो गया, इसलिए ये कर्मधारय समास है। अगर यही उदाहरण मैं यहाँ पर ले लूँ लंबोदर और इसका विग्रह मैं ऐसे करूँ कि कोई तीसरा पद प्रधान हो जाए, जैसे लंबा है उदर जिसका, तो बताइए किसका उदर लंबा है, किसको हम लंबोदर कहते हैं, तो गणेश जी, ठीक है गणेश जी। तो यहाँ पर हमने ना तो लंबा शब्द को प्रधान बनाया है ना ही उदर को प्रधान बनाया है, बल्कि हमने किसी अन्य यानी गणेश जी को प्रधान बना दिया, इसलिए ये हो गया बहुवीरी समास। तो ये दोनों में फ़र्क है। उदाहरण हम इसके और भी देख लेते हैं, कर्मधारय समास के और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे नीलकमल यानी नीला कमल, नीला कमल, तो कमल की विशेषता हो गई कि वो नीला है। उसी तरह से काली मिर्च, तो इसका विग्रह करेंगे यदि काली मिर्च तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। पीताम्बर, पीला अंबर यानी पीला कपड़ा, यहाँ पर अंबर शब्द जो है वो आसमान की बात नहीं कर रहा बल्कि कपड़े की बात कर रहा है। तो पीला अंबर, पीला वस्त्र है इसलिए पीला इसकी विशेषता है, तो ये कर्मधारय समास हो गया। उसी तरह से यहाँ पर अगर मैं पीताम्बर शब्द लूँ और विग्रह कर दूँ पीला है अंबर जिसका, तो बताइए कौन है जो पीले वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, तो वो हैं कृष्ण जी, यानी कृष्ण जी की यहाँ पर प्रधानता आ गई है, तो ये हो गया आपका बहुवीरी समास। उसी तरह से और उदाहरण बहुवीरी समास के जैसे दशानन, दशानन बताइए किसको कहा जाता है, दश है, यहाँ पर दश शब्द यानी 10 संख्या को बता रहा है। आनन जिसके, तो ये हो गया रावण के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इस तरह से उम्मीद है आपको समझ आ गया है। कर्मधारय समास यदि हम विशेषण विशेष्य का संबंध दर्शाएंगे उदाहरणों में तो कर्मधारय समास होगा, और बहुवीरी समास यानी अगर किसी तीसरे पद की प्रधानता दर्शाई जाए, उस पद की प्रधानता जिसकी आपने दर्शाई है उसका नाम लिखना भी अनिवार्य होता है इसके उदाहरण में। तो इस तरह से अगर आप किसी तीसरे पद को प्रदान कर रहे हैं तो उस पद के बारे में ज़रूर बताएं, जैसे मैंने यहाँ पर नाम बताए हैं, और ये हो जाएगा बहुवीरी समास। बहुवीरी समास में ज़्यादातर ऐसे नाम ही आते हैं जो बहुत ज़्यादा सुनने को मिलते हैं, मतलब बहुत फेमस हैं, ठीक है, लेकिन किसी उनके कई सारे नाम होते हैं, जैसे त्रिनेत्रधारी शिव का नाम हो गया, त्रिशूलधारी शिव को बोला जाता है। तो इस तरह से जो शब्द होते हैं जो कहीं ना कहीं पर्यायवाची का भी काम करते हैं, और वो शब्द जो किसी अन्य की प्रधानता दर्शाएंगे बहुवीरी समास कहलाएंगे। तो ये था आज समास का टॉपिक आपका, समास जो कि 9th क्लास के एग्ज़ाम्स में भी आने वाला है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।